अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आशिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। शुमाल रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें फुर्सतगंज, कासिमपुर हॉल्ट, अकबरगंज, वारिसगंज समेत 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की जानकारी दी गई है। ये सभी रेलवे स्टेशन अमेठी जिला में पड़ते हैं और अमेठी से साबिक रुकन पार्लियामेंट स्मृति की कोशिशों के नतीजे में ये नाम बदल दिए गए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फुर्सतगंज, कासिमपुर हॉल्ट, जायस, बनी, मसरूली, निहालगढ़ और अकबरगंज और वारिसगंज स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। यह हुक्म इंडियन रेलवे की तरफ से वज़रात दाखिला के जरिए रियासती हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दिए जाने के बाद जारी किया गया है। अब फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वर नाम धाम और कासिमपुर हॉल्ट को जैस सिटी, जैस रेलवे स्टेशन को गुरुग्रख नाथ धाम और बनी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमेश्वर और इसके अलावा मसरूली को मां लखन धाम और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और अकबरगंज को मां अहुरु अभवानी धाम नाम से जाना जाएगा। काबिल जिक्र है कि अमेठी जिला के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलने में साबिक मरकजी वजीर से रुकन पार्लियामेंट रहे हैं और स्मृति ईरानी ने ही वजीर रेल अश्वनी को खत भेजकर गुजारिश की है और कहा था कि इन 8 रेलवे स्टेशनों का नाम इलाकाई कदीम मुकामात और अजीम हस्तियों के नाम पर रखे जाए। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर टैक्स टेररिज्म के जरिए से मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ने का इल्जाम आयद किया है और दावा किया है कि ये सब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मित्रों की मिल्कियत बचाने और बढ़ाने के लिए किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि वो इस दहशतगर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ सभी मेहनतकश व ईमानदार हिंदुस्तानियों और शहरियों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने बयान अपने व्हाट्सएप चैनल पर किए गए एक पोस्ट में दिया है। उन्होंने कहा है कि टैक्स टेररिज्म बीजेपी हुकूमत का एक खतरनाक चेहरा है। यही सच्चाई है। आज हिंदुस्तान में टैक्स टारगेट का भारी पूरा और इसके अलावा मुतवस्सित तबके की आमदनी पर नजर डाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुतवस्सित तबके की तनख्वाह में सालों से कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इनकम टैक्स में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि महंगाई के खौफनाक दौर में हर चीज पर कसीर जीएसटी अदा करके गुजारा करने वाले मुतवस्सित तबके को सोचना चाहिए कि क्या आपकी आमदनी बड़े कॉर्पोरेट या कारोबारियों से ज्यादा है? क्या आपको सरकारी सहूलियात का कोई खुसूसी फायदा मिल रहा? नहीं ना। फिर वो पूछते हैं कि आपसे मुतवस्सित तबका ये अंधाधुन टैक्स वसूली क्यों की जा रही है। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जब आपको डराकर अपनी मनमानी थोप कर आपकी जेब काटी जाए, यही है कि टैक्स टेररिज्म का चक्रव्यूह। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी अपने मित्रों की मिल्कियत बचाने और बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ चुकी है। इस दहशतगर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ मैं सभी मेहनतकश ईमानदार हिंदुस्तानियों शहरियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल करने से मुतल्लिक बिल रियासती असेंबली में पास हो गया है। असेंबली में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह पर तशद्दुद विधेयक 2024 पेश किया गया था, जिसको मंजूरी मिल गई है। सेहत, समाजी इंसाफ और इख्तियारात के वजीर धनी राम शांडिल ने इंसदाद इत्फाल और शादी पेश की है। इसे बगैर बहस के इत्तेफाक राय से पास कर दिया गया है। इस बिल को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा। काबिल जिक्र है कि रियासत में फिलहाल लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल है। रियासती हुकूमत इसमें 3 साल का इजाफा कर रही। इसकी तरमीम शुदा मसूदे को रियासती काबीना ने 7 महीने कबल ही मंजूरी दे दी थी। ऐवान में तरमीम शुदा बिल को इत्तेफाक राय से पास कर दिया गया। इस दरमियान असेंबली के मॉनसून इजलास में वज़ीर आला ने रियासत के कुछ अहम इश्यूज पर बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत ने कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश में जराइम के लिए कोई जगह नहीं है। ऐवान में हुकूमत मुस्बित बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने मजीद कहा है कि आफत के तवफ़्फ़ुक़ में जब हर चीज चैलेंज थी, हमारे अफसरान, मुलाजमीन, नौजवान और छोटे बच्चों ने मुत्तहिद होकर हमारा साथ दिया था। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार है। ये इत्तेहाद और खुद सुपुर्दगी का जज्बा हमें और भी मजबूत बनाता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर राजीव भवन में राजेंद्र नगर, मोती नगर, सुभाष नगर और तिलक नगर असेंबली हल्के के कई आप लीडरान को कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया है। इस मौके पर दिल्ली के साबिक वजीर और साबिक पार्टी सदर हारून यूसुफ, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन साबिक रुकन असेंबली अनिल भारद्वाज और कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनीष चित्रत, एडवोकेट सुनील कुमार, जिला सदर धर्मपाल चंदेला,
जेपी पनवार, ब्लॉक सदर अनिल त्रिपाठी और इसके अलावा बी सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। कांग्रेस में शामिल होने वाले आप लीडरान में पार्टी के बानी रुकन अमरपाल सिंह, एडवोकेट दीपक राज सिंह, विकास सैनी, हर्ष हाथी, दोनीर कौर, शिवनान और इसके अलावा नंदकिशोर मौजूद थे। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने बताया है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े ख्वाब भेजे हैं, जिनमें साफ सुथरी और शफाफ सियासत, आम लोगों और पसमानदा तबकात और इसके अलावा महरूम तबकात की फलाह और आला अहदेदारों पर फायज करना है, आरामदा मुलाजमत वगैरह शामिल है। उन तमाम बातों पर यकीन करते हुए कई नौजवानों को आप में शामिल किया गया और एक नई तरह की पार्टी तश्कील दी गई। अब जल्द ही उनका तसल्लुम टूट गया है, क्योंकि इख्तिदार हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल हुकूमत से सब कुछ भूलकर सबसे बदउनवानी और गैर शफाफ साबित हुए हैं। इसके अलावा सवालों में राजधानी दिल्ली में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ और आप हुकूमत के तहत सभी तरक्यात सिर्फ होर्डिंग्स और पोस्टर्स में दिखाई दे रहे। आप में बदउनवानी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। जेएनयू के कई तलबा गुज़िश्ता 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये भूख हड़ताल 12 अहम मुतालिबात को लेकर हो रही है और अब ये खबरें सामने आ रही है कि कुछ बड़े मुतालिबात मानने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया तैयार हो गई है। हड़ताल कर रहे तलबा का एक अहम मुतालिबा जेएनयू तलबा की जात पर मबनी मरदमशुमारी को शाये कराने का था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने हामी भर दी है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जेएनयू सिर्फ जात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए रजामंद नहीं हुई है, बल्कि तलबा के 6 बड़े मुतालिबात के सामने झुक गई है। उनमें यह मुतालिबा भी शामिल किया गया है कि जेएनयू का अपना एंट्रेंस इम्तिहान मुनाकिद कराया जाए, जैसा कि पहले होता था। अलावाजी स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए वाइप और इसके अलावा नंबर की कदर कम करने, पीएसआर गेट को फिर से खोलने और सेंटर्स को एसएफसी इलेक्शन मुनाकिद करने के मुतालिबात कबूल कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में यूनिवर्सिटी अफसरान का कहना है कि ये मुतालिबात सिर्फ और सिर्फ तलबा के मफादात में कबूल किए गए हैं। इसका मकसद किसी को सियासी फायदा पहुंचाना नहीं है। हालांकि 6 मुतालिबात पूरे होने के बावजूद हड़ताल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये भूख हड़ताल 11 अगस्त को शुरू हुई थी, आज इसका 17वां दिन है। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी जिन मुतालिबात पर राजी हुई है उन्हें तहरीरी शक्ल में कबूल करे, यानी जुबानी यकीन दहानी पर तलबा भूख हड़ताल खत्म करने के लिए राजी नहीं है। वैसे गुज़िश्ता शब SFIJN हैंडल पर एक पोस्ट के एक्स यूनिट के जरिए जानकारी दी गई थी कि उनकी भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन जेएनयू की शिनाख्त कायम रखने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जोरदार झटका दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को तकरीबन 963 करोड़ रुपए टैक्स अदा करने का नोटिस जारी किया, जिससे शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स की कदर भी गिर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड को महकमा इनकम टैक्स ने 962.75 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस दिया है, जिसमें 329.3 करोड़ रुपए का सूद भी शामिल है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी को नोटिस में बताया गया है कि ये रकम TDS के नॉन डिक्शन पर लगाया गया है। टैक्स डिमांड GSK ग्रुप के इंटरनेट से इंडिया HFDIPR के हुसूल से जुड़ी अदायगी के लिए 3045 करोड़ रुपए की रिटमेंट्स अदा करते वक्त TDS की अदायगी नहीं करने पर यह नोटिस भेजा गया था। दरअसल 2018 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने GSK से 3045 करोड़ रुपए में हाक्स ब्रांड हासिल किया था। इसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश समेत 20 से ज्यादा ममालिक शामिल है। इस वसूल के जरिए बोस्ट, माल्टवा और युवा जैसे दीगर GSK SH ब्रांड भी शामिल किए गए थे। बहरहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का कहना है कि पहले भी ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस और एसेट की आर्जिन लोकेशन इसके मालिक के लोकेशन से जुड़ी होती है, इसलिए ऐसे फरोख्त होना दरअसल बात नहीं होती। कंपनी अब इस नोटिस के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है। इस दरमियान हिंदुस्तानी यूनिलीवर के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही। कंपनी के शेयर्स 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ गिर गए हैं। कंपनी के शेयर्स 2086 रुपए की सतह पर खुले थे। इसके बाद से ही शेयर्स में गिरावट नजर आने लगी है। दिल्ली के वजीर सेहत और आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने संगीन इल्जामात लगाते हुए मंगल को कहा है कि दिल्ली की तमाम परेशानियों के पीछे बीजेपी के जरिए दिल्ली को बर्बाद करने के लिए मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाथ है। आप लीडर ने कहा है कि इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद है। ताजा तरीन मिसाल आशा किरण शेल्टर होम की है, जहां 14 लोगों को अलमनाक मौत वाक़ हो गई थी। यहां डॉक्टरों और अमले की शदीद कमी थी, जिसकी वजह से ये अमवात हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रांसफर और पोस्टिंग की जरूरत थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
متعدد اور محکمہ سروس نے اپنا کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں بھی ایل جی آفس کی جانب سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دہلی کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، نئے بننے والے اسپتالوں میں بھی تقرری نہیں کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے بی جے پی کی ایل جی صاحب نے ایک بہت ہی مضحکہ خیز وجہ بتائی ہے کہ این سی سی ایس کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ امبیڈکر میڈیکل کالج کے اندر ایک پروفیسر کے ذریعے 2 طالبات کا جنسی استحصال کیا گیا تھا، لیکن ایل جی اور محکمہ صحت نے اس پروفیسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ دونوں طالبات کو جھوٹا پھنسا دیا گیا۔ جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو سیکرٹری صحت نے وہی مضحکہ خیز دلیل دی ہے۔ اس کے بعد تو ایل جی صاحب پی ڈبلیو کے سیکرٹری کو معطل کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایل جی آفس کا کام اب جھوٹ بولنے، کام میں رخنہ اندازی کرنے اور دہلی کو گمراہ کرنے تک محدود ہے۔ آپ لیڈر نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال کو ضمانت ملنا یقینی ہے، بی جے پی اور اس کے لیڈران اس سے خوفزدہ ہے۔ کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کیس میں ضمانت مل گئی ہے اور اب انہیں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کیس میں بھی ضمانت مل جائے گی۔ بہوجن سماج پارٹی کے لکھنؤ واقع دفتر میں ملک بھر کے سرکردہ پارٹی لیڈران و عہدیداران جمع ہوئے ہیں، کیونکہ پارٹی کے قومی صدر کا انتخاب کیا جانا ہے۔ اس کے لیے بی ایس پی کو قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ طلب کی گئی تھی، جو تقریباً 12 بجے شروع ہوئی۔ اس میٹنگ میں ایک بار پھر مایاوتی کو پارٹی کا قومی صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی وہ بی ایس پی کی صدر برقرار رہے گی۔ غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ مایاوتی گزشتہ 21 سالوں سے اس عہدے پر فائز ہے۔ بی ایس پی جنرل سیکرٹری ستیش چندر مشرا نے مایاوتی کو ایک بار پھر پارٹی کا قومی صدر بنانے اور تجویزات پیش کرنے کی بھی موصول کی تھی۔ مایاوتی نے سیاست سے اپنے ریٹائرمنٹ کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سرگرم سیاست سے دور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے پارٹی نے آکاش آنند کو میرے نہ رہنے پر بی جے پی اور جانشینوں کی شکل میں آگے آئے تھے، تب سے نسل پرست میڈیا ایسی فرضی خبریں پھیلا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بی ایس پی سپریمو مایاوتی کو 2003 میں کانشی رام کی طبیعت بگڑنے کے بعد پارٹی کا قومی صدر بنا دیا گیا تھا۔ تیاریوں پر بات چیت جاری ہے۔ مایاوتی پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ان کی پارٹی اتر پردیش کے ضمنی انتخابات میں سبھی 10 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی ہلچل کافی تیز ہو گئی ہے، جہاں ایک طرف سابق وزیر اعلیٰ اور اس کے علاوہ معاملے سرخیوں میں ہے، وہیں دوسری طرف اب بی جے پی کے سابق سینئر رہنما یشونت سنہا ایک مرتبہ پھر مرکزی سیاست میں واپسی کے قواعد میں لگ گئے ہیں۔ اس درمیان انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یشونت کی قیادت میں پارٹی کی تشکیل کا فیصلہ ہزاری باغ میں اٹل وچار منچ کی میٹنگ میں کیا گیا ہے۔ میٹنگ میں جھارکھنڈ کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کے بعد سیاسی پارٹی کی تشکیل کی تجویز کی گئی ہے۔ اس موقع پر یشونت سنہا نے کہا ہے کہ آج کی سیاسی چاپلوسی کی ہو گئی ہے۔ بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کے افکار پر چل کر ہی سماج اور معاشرے کے لیے صاف ستھری سیاست کر کے ہر طبقے کی بھلائی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ان کے خیالات اور اصول پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس تنظیم میں سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو جوڑا جائے۔ میٹنگ میں اٹل اور اس کے علاوہ رہنماؤں اور کارکنوں نے اٹل جی کے خیالات پر عمل کر کے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے ہزاری باغ سیٹ سے یشونت سنہا رکن پارلیمنٹ کے طویل پالی کھیل چکے ہیں، لیکن ان کے بیٹے جینت سنہا بھی اس سیٹ سے رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ کینیڈین حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے وہاں رہنے والے ہندوستانی اور دیگر غیر ملکی افراد کی مشکلات بڑھنے والی ہے۔ جسٹن نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا میں عارضی طور پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں کمی کی جائے گی۔ اس فیصلے کا براہ راست اثر وہاں کام کرنے والے ہندوستانی نوجوان پر پڑے گا، چونکہ ہندوستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد وہاں اپنا گزارا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا فارم ایکس پر لکھا، ہم کینیڈا آنے والے کم اجرت والے عارضی غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو کم کر رہے۔ ملک کی لیبر مارکیٹ بہت بدل چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری کمپنیاں زیادہ سے زیادہ ملازمتیں کینیڈا کے رکنوں اور نوجوانوں کو فراہم کریں۔ رپورٹس کے مطابق اگست 2024 کے آخر تک کینیڈا میں ہندوستانیوں کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچنے کی امید ہے۔ سال 2022 میں ہندوستانی کینیڈا میں مستقل رہے۔ اس کے ساتھ ہی 59,503 افراد کینیڈا کے شہری بن گئے ہیں۔ کینیڈا نے 2024 کی پہلی سہ ماہی میں ہندوستانی مستقل باشندوں کو داخلہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ گاہوں پر جاری حملوں کے درمیان ایڈمنسٹریٹو میں بی ایس پی سوامی نارائن مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ ہندو اور اس کے علاوہ فاؤنڈیشن نے اطلاع دی ہے کہ بی ایس پی سوامی نارائن مندر پر صبح سویرے ہندوستان مخالف نعرے لکھے گئے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نژاد کینیڈین ایم پی چندرا آریہ پر حملہ کیا گیا۔
इस वाकई का इल्जाम खालिस्तान हामियों पर लगाया गया है। दुनिया भर में इस वक्त मंकी पॉक्स के खतरे से खौफ का माहौल है। हिंदुस्तान में भी इस मर्ज से राहत और बचाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। इस दरमियान हिंदुस्तान के सीमेंस हेल्थ और मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए अपना देसी आर्ट CPCR टेस्ट किट तैयार किया है। इस पर CDSCO ने भी अपनी मुहर साबित कर दी है। कंपनी ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए एमपॉक्स से लड़ने के लिए मुस्बित पहल करार दिया है। हिंदुस्तानी कंपनी ने बताया है कि RT-PCR टेस्ट किट को वडोदरा की एक यूनिट में तैयार किया जाएगा। हर साल करीब 10 लाख किट बनाई जा सकेगी और हम इस किट को लोगों तक दस्तयाब कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में एमपॉक्स से निपटने के लिए खुसूसी तौर से तैयारी की गई है और उन्होंने कहा है कि जिस टेस्ट में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, इस किट की मदद से सिर्फ 40 मिनट में नतीजा सामने आ जाएगा। वाज़ेह रहे कि एमपॉक्स वायरस के नए खतरनाक स्ट्रेन की वजह से रिपब्लिक ऑफ कांगो और वस्ती और मशरकी अफ्रीका, फिलीपींस, स्वीडन और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एमपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे। एमपॉक्स क्लीड 1 के 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है। इस वायरस की सबसे ज्यादा तबाही का सामना कांगो को करना पड़ा है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।